हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 7.3 का लेक्चर 1 पे केस नंबर 2 तक पढ़ लिया था, 2 पॉइंट फॉर्म तक ना। ये है कि रिमेनिंग कौन सी फॉर्म्स हैं, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती हैं, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ये कवर कर लिया था। अब हम इसके आगे और सवाल आते, क्वेश्चन 5 को ही एक्सरसाइज 7.3 के हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म है वह ये कहलाती है वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको आप 3 कह लें केस नंबर, ठीक है। इसका नाम जो है ये होता है वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्या होता है उसको मैं ग्राफिकली पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता ये है कि हमारे पास भाई 2 एक्सिस है, भाई एक एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है और एक एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास 2 एक्सिस आ गया, सिंपल। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। आपने यहाँ से लाइन को पास किया सिंपल, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, इसका जो स्लोप है ना, स्लोप वो है m। अब मैं आपको बता दूं कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। वाई इंटरसेप्ट डिस्टेंस होता है लाइन का जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करे। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ तक, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ तक, दैट इज सेट टू बी योर वाई इंटरसेप्ट। उसको b से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको 2 चीज़ें मालूम हो, आपको स्लोप मालूम हो और आपको वाई इंटरसेप्ट मालूम हो, तो लाइन की इक्वेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस बी। यानी कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस बी, वेयर m रिप्रेजेंट योर स्लोप, b रिप्रेजेंट योर वाई इंटरसेप्ट। बहुत सी बुक में c भी लिखा हुआ था, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है भाई, वो वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन वेयर इट कट्स वाई एक्सिस, ये आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पार्ट नंबर 8, 9, 10 उसमें पैटर्न सेम है, वाई इंटरसेप्ट स्लोप, वाई इंटरसेप्ट स्लोप, वाई इंटरसेप्ट स्लोप, वाई इंटरसेप्ट स्लोप, हर जगह सेम डेटा सेम है। तो मैं आपको पार्ट 8 करवा देता हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे। देखिए भाई, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि आपको b पता है कितना है, b कितना है बताओ 3, और स्लोप हम m कह सकते हैं, m किसके बराबर है 2 के। तो सोल्यूशन करते वक्त मैं यहाँ लिखूँगा, सिंपल सी कहानी है कि भाई मैं लिख सकता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग अगेन वाई इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज़ y इक्वल टू mx प्लस बी। आपने लिख दिया y इक्वल टू mx प्लस बी। अच्छा, स्लोप किसके इक्वल है 2 के और b किसके इक्वल है 3 के। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जो प्लस का y है, अगर आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वो माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप इसको कहोगे कि भाई दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस सिंपल, आपने कह दिया। इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने बताया था, पहले x लिखो, फिर y लिखो और फिर कांस्टेंट लिखो। तो ये काम आपने करना है, ये आपका कहलाता है वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा भाई, तो ये हमारा केस नंबर 3 कह लें इसको, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वाई इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद जो केस नंबर 4 मैं इसको कहूँगा, वो क्वेश्चन नंबर आप देखें 12, 13, 14 तीनों पे सेम इन्फॉर्मेशन। 12, 13, 14 के अंदर जो फॉर्म है वो केस नंबर 4 इसको मैं कह लेता हूँ। तो ये जो फॉर्म आपकी कहलाती है, ये कहलाती है 2 इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट 2। तभी आप कहोगे इसको कि ये जो फॉर्म है ये आपकी कहलाती है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पे हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी कहानी है। हमारे पास अगेन 2 एक्सिस हैं, और वो 2 एक्सिस हैं कौन कौन से भाई, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है।
यहाँ पे ये दोनों कट करेंगे, सही है। यहाँ पे आपने जब इसको कट किया तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको आप कहोगे ए, ये ए कहलाएगा। और असल में ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करती है उसका ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस होता है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और जहाँ वो वाई एक्सिस को कट करता है उसका ओरिजिन से लेके डिस्टेंस क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो भाई देखो, इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, ध्यान दो भाई, पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 14। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 12 के बारे में बात करूँ तो हमें दो चीज़ें गिवन है भाई, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए कहते हैं और वाई इंटरसेप्ट को हम बी कहते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि भाई अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है, मैं लिखता हूँ यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। बी की जगह क्या लिखूँगा मैं बताओ, 3 लिखूँगा इक्वल टू व्हाट, 1। अच्छा, अब आप क्या करोगे, देखो 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 4 लिखा हुआ है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y, 3 4 होता है 12 इक्वल टू 1। अब सिंपल सी कहानी ये है कि ये 12 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और प्लस का 12 यहाँ जाके किसका हो जाएगा बताओ, माइनस का 12 हो जाएगा। जब ये माइनस का 12 हो जाएगा तो एक सिंपल सी कहानी है, आप बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सेम तरीके से 12, 13, 14 आपको टू इंटरसेप्ट्स गिवन है, बस वैल्यूज चेंज करनी है ए और बी की, बाकी सेम। इसी तरीके से देखो, मैं आपसे पार्ट 15 या 16 की बात करूँ, इस फॉर्म को कहा क्या जाता है भाई, ये जो फॉर्म है आपकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद ये कहलाती है परपेंडिकुलर फॉर्म। आप इस फॉर्म को कह सकते हो कि भाई ये जो फॉर्म है ये आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म कहलाती है। अच्छा, परपेंडिकुलर फॉर्म पे होता क्या, अगेन हमारे पास भाई दो एक्सिस मौजूद है, ये एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है, आप इसको कह सकते हो कि ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ये आपकी लाइन है, इसकी इक्वेशन आप कैलकुलेट करके बताना चाहते हो। अच्छा, इस लाइन का ओरिजिन से एक डिस्टेंस होता है जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कहता हूँ। इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ P से, मतलब ये लाइन की इक्वेशन रेड जो बनी हुई है इसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मैं लिख रहा हूँ और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर की तरफ, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, और इस डिस्टेंस को जो कि ओरिजिन से लाइन की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको P बोलते हैं। अगर हमें अल्फ़ा पता हो, अल्फ़ा इज़ द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों चीज़ें अगर आपको मालूम है तो लाइन की इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस
वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी, ये दो इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन। सवाल कैसे आता है? सवाल इस तरीके से आएगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब पार्ट 15 में आपको बताता हूँ भाई, पार्ट 15 पर आपको दो चीज़ें गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डायग्राम बनेगी, अगर डायग्राम बनाना चाहो तो अगर P आपको गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को P बोलेंगे, P इक्वल टू 3 यूनिट्स, और यहाँ पे आपको अल्फ़ा गिवन है। अल्फ़ा कितना है बताओ? 60 डिग्री। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, भाई नॉर्मल फॉर्म यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म है क्या? एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। देखिए अब हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं 60 डिग्री, और यहाँ भी अल्फ़ा की जगह मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अच्छा P किसके इक्वल है बताओ? 3। अच्छा cos 60 की बात की जाए, किसके इक्वल होता है cos 60? कैलकुलेटर से निकाल लोगे 1/2। साइन 60 बराबर है √3/2 के, इक्वल टू 3। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x प्लस √3y/2 इक्वल टू 3। तो ये जो 2 है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये बन जाएगा x प्लस √3y, 3 2 से क्या होता है बताओ? 6 होता है। तो जब ये 6 होता है तो ये बनता है x प्लस √3y प्लस का 6 यहाँ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आप बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये काम आप लोग कर सकते हो कि अगर मैं, पार्ट 2 भी सेम है, सिर्फ P और अल्फ़ा अलग है, ठीक है। असल में देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि टोटल केसेस कितने हैं, टोटल फॉर्म्स कितने हैं और कितने तरीक़ों से इक्वेशन निकाली जा सकती है। अब क्वेश्चन 6 से असल सवाल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 तक समझो कि सिर्फ बेसिक थी कि भाई इक्वेशन होती क्या है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ये सारी बातें थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है अगर हम देखते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है रिड्यूस द इक्वेशन 3x + 4y - 12 इक्वल टू 0 टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर टू इंटरसेप्ट। ये दो बातें होगी, या तो हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करें या फिर हम इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ तो करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप लोग वर्किंग कर लें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। पहला पार्ट में करा रहा हूँ, दैट इज़ योर स्लोप इंटरसेप्ट। आप सबसे पहले यहाँ लिख लें कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है क्या? 3x + 4y - 12 इक्वल टू 0। अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या y इंटरसेप्ट फॉर्म एक ही बात है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास थी y = mx + b, यानी कि इसके अंदर आपको y को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे भाई? आप यहाँ लिखेंगे 4y प्लस का 3x वहाँ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 वहाँ लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब 4 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप इसको दोनों जगह डिवाइड करेंगे। अच्छा जब आप इसको दोनों जगह डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y = -3/4x, और 12/4 कितना होता है बताओ? 3 होता है। तो अब ये जो फॉर्म आपने बनाई है ना, इसमें देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है।
कि इस लाइन का स्लोप -3/4 है और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो आप इसको बोलोगे कि ये इसी लाइन को दूसरे तरीके से आपने लिखा है, ये आपकी रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट। ये हमारे पास आप बोलोगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 के बाद अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करूँ। भाई पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास, मैं याद दिलाया था। टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताई कि वो होती है x/a y/b = 1, ये थी। तो राइट हैंड साइड पे बनाना चाहिए। तो हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं तो हम एक काम ये कर सकते हैं, कंसीडर अगेन इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहले जो आपको सवाल पे इक्वेशन गिवन है आप उसको कंसीडर करें। जब आप कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y -12 = 0। अब आप राइट हैंड साइड पे -12 को भेज दें तो वो क्या हो जाएगा बताओ, +12 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो काम कर सकते हो वो ये है कि डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों जगह आप 12 से डिवाइड कर सकते हो। जब आप दोनों जगह 12 से डिवाइड करोगे, यहाँ से भी आपने डिवाइड कर लिया और यहाँ से भी डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया x/4, ये हो गया y/3 = 12/12 कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो देखो ये फॉर्म बन गई x/a + y/b = 1, x/a + y/b = 1। आप क्या कहोगे, इसको बोल देना दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, या रिक्वायर्ड आप कह लो टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो दोनों इक्वेशन दो अलग तरीके से लिखी जा रही हैं, इक्वेशन सेम, इसको आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहोगे। अच्छा, पार्ट नंबर 3 पे नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। अच्छा, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म पे करना क्या है भाई? देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे नॉर्मल या फिर बात करूं परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में, तो उसके अंदर भी सबसे पहला काम तो आपने सेम करना। अच्छा, नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म होती है भाई, असल में जो नॉर्मल की फॉर्म थी वो ये थी x cos α + y sin α = b, है ना। थोड़ा उसको मैं यहाँ बता दूँ, जो फॉर्म थी वो थी x cos α + y sin α = b। अच्छा, याद रखना, अगर आप a और b की फॉर्म पे इसको लिखेंगे ना, a और b की फॉर्म पे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो cos α है, मैं इसकी डायरेक्ट इक्वेशन आपको बताया था कि a और b की फॉर्म पे लिखोगे ना तो ये बराबर होता है a/cos α जो है ना वो बराबर है √a² + b², और ये बराबर होता है b/√a² + b² -c/√a² + b²। मतलब ये ड्राइव होता है इस फॉर्म से, ax + by + c = 0। तो अगर आप इसको इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो c/√a² + b² के इक्वल होगा। अच्छा, कैसे करेंगे? सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, शुरू की तो आसान है, इसमें बस थोड़ी सी वर्किंग करनी है। आप क्या करें, सबसे पहले कंसीडर कर लें, अगेन सेम 3x + 4y -12 = 0 कर लिया कंसीडर, सही है। कंसीडर करने के बाद आप लोग जो काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि
इसको कंपेयर करवा लो, यानी कि आप इसको कंपेयर करवाएंगे। आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से आप इसको कंपेयर करेंगे। तो आपके पास ए बी सी क्या आएगा? देखो देयरफॉर यहाँ पे जो a है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, b 4 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 12, ये आ गया। अब आप क्या करोगे? सिंस वी नो दैट कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, या एक और काम करना, इससे ज़्यादा आसान होगा। ए बी सी आपने निकाल लिया। सिंस यू नो दैट कि भाई जो इक्वेशन है वो क्या भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको ड्राइव कर दो। अब मुझे बताओ ये जो प्लस का सी है वो वहाँ जाइए क्या हो जाएगा? माइनस का सी। अब क्या करूँ? डिवाइडिंग बाय, असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप इससे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे ना तो वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और आपको हाइपोटेन्यूज ही चाहिए क्योंकि कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो आप डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप दोनों जगह इसको डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको दोनों जगह डिवाइड करेंगे तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे पास ये हो जाएगा a अपॉन एक्स लिख देना यहाँ पे, यहाँ लिख देना a अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद आपने लिख दिया y, फिर आपने लिख दिया b अपॉन, फिर क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आप यहाँ लिखोगे माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट की थी। ए किसके बराबर है? 3 अपॉन, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वाई बी कितना है? 4 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और सी कितना है? सी हमारे पास माइनस का 12, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए किसके इक्वल है? 3 के और बी 4 के। तो ये हो जाएगा x 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा y 4 अपॉन 5, सही है, और ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। ये हो गया ये चीज़ कॉस अल्फा, ये चीज़ साइन अल्फा और ये चीज़ p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप बोलोगे दिस इज अ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ये एक इक्वेशन गिवन हो तो इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो।